हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एक सेशनल पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर कोड है BAS 203 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए पूरे, ठीक है। सेक्शन ए में ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, सेक्शन ए। इसके बाद सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में फोरियर सीरीज, पहला क्वेश्चन फोरियर सीरीज का दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का है। तीसरा डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इन पोलर फॉर्म, यानी f' पोलर फॉर्म में निकालना है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 टेलर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है ए पार्ट और बी पार्ट, रेसिड्यू निकालना है। फंक्शंस दिए हुए हैं cot z, cosec स्क्वायर z और 1/z² इंटू e पावर z, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट रेसिड्यू थ्योरम, और उसके बाद एक इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। लिमिट जी दी है 0 से 2π। और फिर क्वेश्चन नंबर 10b में देखिए इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। तो हम लोग 10b को बाय यूजिंग काची रेसिड्यू थ्योरम से कर लेंगे। इस इंटीग्रल को काची इंटीग्रल फार्मूला से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और काची रेसिड्यू थ्योरम से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, बैक करते हैं वापस, ठीक है। इन सब को हमें सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, ये पूरा पेपर है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दे रखे हैं। तो ये UN की वैल्यू है ना। तो UN इक्वल टू n+1 n+2 अपॉन n² इंटू √n, ठीक है। यहाँ से n और इससे भी n कॉमन लेके इस n² को कैंसिल कर लो। तो n कॉमन ले लिया और n इंटू n मिला के n², ये कैंसिल हो गया 1+1/n, और ये हो गया 1+2/n, ठीक है। अब अगर इसको Vn हम 1/√n, इसको देखो ऐसा लिख लेंगे कि 1/√n और ये वाली क्वांटिटी होगी। देखिए अगर ये चीज़ ना होती तो हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट लेकर ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिल सकती थी। तो इसको Vn ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा वाला टर्म है इसको Vn मान लेंगे। सो लेट Vn इज इक्वल टू 1/√n। तो अब UN/Vn कंपेरिजन टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट UN/Vn इज इक्वल टू UN/Vn करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट दिस ये बचा। तो अब इसमें n की वैल्यू इन्फाइनाइट रखोगे तो 1/∞ 0 हो गया, 2/∞ 0, तो 1 इंटू 1 हो गया फाइनली। तो ये नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, जीरो नहीं आना चाहिए बस, और फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या हो गया, इस टेस्ट से क्या क्लियर हो रहा है कि सिग्मा UN एंड सिग्मा Vn हैव द सेम नेचर, दोनों का नेचर सेम होगा, मतलब दोनों या तो कन्वर्जेंट है या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी। तो अब P सीरीज टेस्ट लगाते हैं। बाई P सीरीज टेस्ट वी है सिग्मा Vn इक्वल टू, Vn की वैल्यू क्या थी 1/√n, और n को n की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो अब P सीरीज टेस्ट है कि 1/n की पावर P 1/सिग्मा 1/n की पावर P, अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ P की वैल्यू क्या है 1/2, 1 से कम है, इसलिए डाइवर्जेंट हो गया। सो सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट एज, क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/2 इज लेस देन 1 है ना, ये वैल्यू 1/1 से कम है, तो इसलिए Vn डाइवर्जेंट हो गया। और यहाँ पर आपने कहा कि दोनों का नेचर सेम होगा, तो अगर Vn डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सिग्मा UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो यही बताना था आपको कि जो सीरीज़ दी थी, कि जो सीरीज़ दी है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब ये सीरीज़ कौन सी है, डाइवर्जेंट सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा था कि फॉर द गिवन फंक्शन ऑब्टेन द फूरियर कांस्टेंट A0 फॉर fx इक्वल टू दिस। तो A0 की वैल्यू निकलवा रहे हैं। तो फूरियर सीरीज में A0 की वैल्यू
रेंज क्या है 0 to C है ना, 0 to 2C का फॉर्म है। तो यहाँ 2C की वैल्यू क्या हो गई 3, 2C इज इक्वल टू 3। देखिए 0 to C क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसाइन सीरीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि साइन या कोसाइन सीरीज तो हम लोग हाफ रेंज में इसको हाफ रेंज में लेते हैं, फिर 0 to C लेते हैं। ठीक है, पाई वाले में तो क्लियर होता है, लेकिन सी वाले में क्लियर नहीं होता। तो अगर यहाँ साइन कोसाइन नहीं कहते हैं, ठीक है, तो हम लोग 0 से 2C मानेंगे। तो इसका मतलब 0 से 2C की वैल्यू क्या हो गई 3। सो 2C इक्वल टू 3, तो C इक्वल टू कितना हुआ 3/2। अब फार्मूला क्या है A नॉट निकालने का, A नॉट इक्वल टू 1/C 0 to 2C fx dx, ये फार्मूला है। तो C की वैल्यू रख लो 1/3/2 और 0 to 2C का मतलब 3 है, 0 to 3 fx dx। अब 0 to 3 फंक्शन ब्रेक है, 0 से 1 तक पाई x है और 1 से 3 तक पाई इंटू 3 माइनस एक्स है। तो इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ये 0 to 3 को 0 to 1, इसके लिए पाई x दिया है fx की वैल्यू, प्लस 1 to 3 और दूसरे के लिए पाई इंटू 3 माइनस एक्स dx हो गया। ठीक है, अब 2/3, देखिए पाई बाहर निकल गया, 2π/3 x का इंटीग्रेशन x² लिमिट 0 to 1 हो गया, प्लस इस 2/3 से ब्रैकेट खोलो तो 2π/3 और इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x माइनस x का हो जाएगा x² लिमिट 1 to 3। उसके बाद ये हो जाएगा आपका ये तो फाइनली 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, π/3 आ गया, प्लस 2π/3 अपर लिमिट 3 रख लो तो 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, फिर लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 और फिर माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1/2 हो गया, तो -9/2 प्लस 1/2 माइनस का 8/2 आएगा जो कि -4 दे देगा, -4 -3 -7 हो गया, 9 - 7 का मतलब हुआ 2, तो ये वैल्यू 2 हो गई। तो सो 2π/3 इंटू 2 मतलब 4π/3 और π/3 और है तो कितना हो गया 5π/3। तो ए नॉट की वैल्यू हो गई 5π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था डिफाइन कन्फॉर्मल मैपिंग। तो क्या डेफिनेशन होती है कन्फॉर्मल मैपिंग की? तो कन्फॉर्मल मैपिंग होती है कि अगर जेड प्लेन मतलब देखिए कन्फॉर्मल मैपिंग ए मैपिंग एफ सच दैट सी टेंडिंग टू सी, यानी इसका डोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कोडोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जेड प्लेन से मैप होता है डब्ल्यू प्लेन में, यानी डोमेन हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पर होता है और कोडोमेन यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होता है। तो यहाँ पर ये वाला सी ये जेड प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डब्ल्यू प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ए मैपिंग एफ सच दैट सी टेंडिंग टू सी इज सेड टू बी कन्फॉर्मल मैपिंग इफ, शर्त क्या है, इट प्रिजर्व्स द एंगल बिटवीन कर्व्स इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस। मतलब ये जो मान लीजिए इस पे जेड प्लेन पर एक कर्व ये C1 है, दूसरा कर्व C2 है, उनके बीच का एंगल थीटा बनता है, तो ये क्या कहता है कि इट प्रिजर्व्स द एंगल बिटवीन द कर्व्स इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस। तो इसकी देखिए इसकी इमेज यहाँ पर C1 की ये C1 डैश आ गई और C2 की इमेज आ गई C2 डैश आ गई, C2 डैश। तो ये कह रहे हैं कि एंगल दोनों के बीच का सेम होगा, है ना, एंगल का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब ये थीटा है, मान लीजिए 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, ये थीटा है तो थीटा, और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। तो देखिए C2 जो है किस साइड में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमा दे तो C2 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये C1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C2 है, वैसे ही इसमें होना चाहिए। तो C1 देखिए C1 की इमेज C1 डैश आई थी और C2 की इमेज यहाँ पर C2 डैश आई थी, तो दोनों के बीच का एंगल सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। एंगल सेम का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो देखिए C1 के क्लॉकवाइज में C2 है, C1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C2 है। तो इधर भी देखिए C1 की इमेज तो ये हो गई C1 डैश और ये C2 डैश है, तो C1 डैश के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C2 है, तो डायरेक्शन भी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो मुझे सेंस बताता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कन्फॉर्मल मैपिंग की। ठीक है, कि ए मैपिंग एफ सच दैट सी टेंडिंग टू सी इज सेड टू बी कन्फॉर्मल मैपिंग इफ इट प्रिजर्व्स द एंगल बिटवीन कर्व्स इन बोथ
मैग्नीट्यूड से भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इतना याद कर लीजिएगा, इट प्रिजर्व्स द एंगल बिटवीन कर्व्स इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस, है ना। छोटी सी डेफिनेशन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फिगर बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा, इससे क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी वैलिड एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/z² प्लस 4z प्लस 3 इन द रीजन दे रखे हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन मार्ट z प्लस 1 इज लेस देन 2। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका सेंटर कहाँ पर है, 1 पर है, यानी z इक्वल टू -1 पर सेंटर है। तो इसका मतलब z प्लस 1 की पावर में एक्सपेंशन करना है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, तो z प्लस 1 की पावर में एक्सपेंशन करना होगा। यहाँ अगर 2 होता तो z प्लस 2 की पावर में, यहाँ 5 होता तो z प्लस 5 की पावर में एक्सपेंशन चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखिए सर्किल तो ये दे रखे हैं, सर्किल कौन सा है, मॉड ऑफ z प्लस 1 और 0 से 2 उसकी रेडियस है। तो सेंटर कहाँ है, z इक्वल टू -1 पर, z इक्वल टू -1 यहाँ पॉइंट हो गया, और फिर 0 और 2 मतलब 2 रेडियस का एक सर्किल लेके 1 इतना 2 हो गया, इधर भी 1 और 2 रेडियस का एक सर्किल लेके ऐसे खींच लीजिए तो ये हो जाएगा। और यहाँ इसमें रीजन में कोई पॉइंट जेड ले लेंगे तो z माइनस z0, ये z0 पॉइंट है तो इसकी वैल्यू -1 है, तो ये z प्लस 1 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस मॉड ऑफ z प्लस 1 हुई, मॉड ऑफ z प्लस 1, तो ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मॉड ऑफ z, ये डिस्टेंस मॉड ऑफ z प्लस 1 है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 2 तक जाएगी, 0 से 2 तक। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो इसको देखिए, इसके फैक्टर कर लो तो 1/z प्लस 1 और z प्लस 3। तो देखिए z प्लस 1 के टर्म में एक्सपेंशन तो करना ही है, तो ये तो z प्लस 1 आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही करना होगा। तो z प्लस 3 को हम लोग z प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, z प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए इसमें z प्लस 1 या 2 में जो बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे। तो देखिए z प्लस 1 ये है और 2 कितना है, या यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो कौन सा बड़ा है, 2 या z प्लस 1, तो z प्लस 1 तो इतना ही है, मॉड ऑफ z प्लस 1 इतना है, तो z प्लस 1 ये हो गया, और 2 मतलब ये इतनी दूरी हो गई, तो कौन सा बड़ा हो गया, 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें जो भी बड़ा होगा z प्लस 1 और 2 में जो भी बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ लिख लिया, और ये हो जाएगा आपका z प्लस 1/2 प्लस 1, और इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाओ तो 1 प्लस z प्लस 1/2 है ना, इसको पहले लिख लो, 1 प्लस z प्लस 1/2 की होल पावर -1, 1/2 z। अब इस z प्लस 1 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अब z प्लस 1 के टर्म में आ ही चुका है। अब देखिए इसमें फार्मूला लगा लिया, कौन सा, 1 प्लस x की होल पावर -1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। अब ब्रैकेट खोल दो, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो पहला टर्म हो गया 1/2 z प्लस 1, दूसरा टर्म z प्लस 1 भी कैंसिल हो गया तो -1/4 आ गया, प्लस z प्लस 1 एक पावर कैंसिल होगी तो z प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 ये और एक 2 ये आएगा तो 8 आ गया, माइनस z प्लस 1 का क्यूब है तो एक पावर कैंसिल होगी तो स्क्वायर अपान 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 2 16 आ जाएगा प्लस डॉट डॉट। तो विच इज़ द लॉरेंट एक्सपेंशन, ये लॉरेंट एक्सपेंशन है क्योंकि अपान में z प्लस 1 का टर्म आ गया। अगर ये ना होता, ये टर्म ना होता तो ये टेलर एक्सपेंशन था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ने कहा था एक्सपेंड करने के लिए कि वैलिड एक्सपेंशन करना है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी एफ जेड इक्वल टू दिस, है ना। इसमें इसकी सिंगुलरिटी निकालना है। तो सिंगुलरिटी क्या होता है, जहाँ पर एफ जेड इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0, तो डिनोमिनेटर 0 करने पर जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जेड इक्वल टू 0 पर एफ जेड की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये बताना है किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो जेड इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी तो है, तो देखिए किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो देखिए अगर हम लोग लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड निकाल लें, एफ जेड दिया ही है, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0
और एफ जेड की वैल्यू साइन जेड माइनस जेड अपान जेड स्क्वायर। अब देखिए ये 0/0 फार्म में है, 0/0 फार्म, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो जेड टेंडिंग टू 0, इस साइन जेड का हो गया कॉस जेड माइनस 1 अपान जेड स्क्वायर का 2z हो गया। फिर जेड की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर ये 0/0 फार्म हो गया, अगेन एल हॉस्पिटल रूल, तो कॉस जेड का माइनस साइन जेड, 1 का 0 हो गया अपान 2z का डेरिवेटिव 2 हो गया। अब जेड की वैल्यू 0 रखते ही ये पूरा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर आ गया है ना। अगर लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, जेड टेंडिंग टू ए, जिस पर वो सिंगुलरिटी चेक करना है, यहाँ सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू 0 है इसलिए 0 लिखा। अगर मान लीजिए 1 होता सिंगुलर पॉइंट उसका, यानी जेड स्क्वायर माइनस 1 होता, तो फिर जेड टेंडिंग टू 1 लिखते, ठीक है। तो जो भी उसका सिंगुलर पॉइंट है उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाती है तो वो सिंगुलरिटी जो है रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है। सो जेड इक्वल टू 0 इज़ ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है, जेड इक्वल टू 0 इज़ ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6a, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 √2 प्लस डॉट डॉट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग un देखें, nth टर्म क्या होगा इसका। तो un इक्वल टू एक्स की पावर 2n, देखिए यहाँ 2 4 6 ऐसे जा रहा है, तो x की पावर 2n माइनस 2 अपान n प्लस 1 इन √n। ये कैसे देखा, देखिए यहाँ पर ये पहला टर्म है और n की वैल्यू हमेशा जो है 1 नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 ऐसा। तो n यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि देखिए यहाँ 2 है तो इसको n प्लस 1 लिख लिया, और ये 1 है, 1 2 3, पहले टर्म में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो ये √n आ जाएगा, और इससे एक ज़्यादा ये है तो n प्लस 1 हो गया। और x की पावर यहाँ पर देखिए 2n माइनस 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू पहले में तो 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो गया, x की पावर 0 मतलब 1 हो गया। फिर दूसरे के लिए इसमें 2 रखेंगे तो 2n की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 मतलब 2 आ गया। अगर 3 रखने पर यह आ जाना चाहिए 4, तो 3 रखने पर 6 माइनस 2 4 आ गया, फिर 4 रखने पे 6 आ जाएगा, 8 माइनस 2 6 आ गया, ठीक है। या इस तरीके से देखो कि 0 2 4 6 आपका ये AP सीरीज है, इसका nth टर्म निकालोगे तो यही आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। तो जो टर्म्स दिए होते हैं उसी से हम पता कर लेते हैं कि nth टर्म क्या होगा, मतलब n इक्वल टू 1 रखने पर ये पहला टर्म आ जाए, 2 रखने पर दूसरा आ जाए, 3 रखने पर तीसरा आ जाए, इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं। तो un आ गया। अब un प्लस 1 चाहिए, तो n की जगह n प्लस 1 रख लो, तो यहाँ n प्लस 1 रखा तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 हो गया, √n प्लस 1। अब निकालो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un अपान un प्लस 1, un अपान un प्लस 1। हम लोग रेशियो टेस्ट, डिएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से चेक कर रहे हैं इसको कि सीरीज कैसी होगी। तो उसमें चाहिए आपको लिमिट un अपान un प्लस 1, रेशियो टेस्ट है तो जाहिर सी बात हम रेशियो निकालेंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un अपान un प्लस 1, दिस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un की वैल्यू रख लो, और अपान में है un प्लस 1 अपान में, तो मल्टीप्लाई में करना है तो रिवर्स कर लीजिए, पलट लीजिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। तो x की पावर 2n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 मतलब अपान में x स्क्वायर बचेगा, और देखिए n प्लस 2 अपान n प्लस 1, अंडर रूट वाले टर्म n प्लस 1 अपान n हो गया, ठीक है। अब इसमें n कॉमन ले लो, दोनों में, इसमें n कॉमन ले लो ऊपर वाले में, तो n कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने पे n कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस 2 अपान n, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान n इंटू 1 प्लस अंडर रूट n इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब n की वैल्यू इन्फाइनाइट रखोगे तो ये फाइनली इतना टर्म आपको 1 दे देगा, क्योंकि 2 अपान इन्फाइनाइट 0 होता है, 1 अपान इन्फाइनाइट 0 होता है, 1 अपान इन्फाइनाइट 0, तो फाइनली ये आपका 1 हो गया, मतलब 1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया। बाई डिएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है कि ये जो वैल्यू आती है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, और ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 है तो फेल हो जाता है। तो बाई डिएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट फॉर क्या, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है। और डाइवर्जेंट कब होगा, जब 1 अपान एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो डाइवर्जेंट हो गया। टेस्ट फेल हो जाएगा
1/x² इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। दैट इज़ x² इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो गया। तो x² इक्वल टू 1 के लिए हम लोग फिर से देखेंगे। x² इक्वल टू 1 के लिए हम लोग फिर से इसको un को फिर से देखेंगे क्या आता है। यानी x² इक्वल टू 1 के लिए अब चेक करना है। ये दो तो क्लियर हो गए कि x² इज़ लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 तो x² इज़ लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, x² इज़ ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, x² इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल है। इसी पर फिर से हमको देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। वैसे तो डीएलएमएट रेशियो टेस्ट फेल होता है तो हम लोग लगाते हैं राबीज टेस्ट, लेकिन राबीज टेस्ट में भी हमको फाइनाइट टर्म नहीं मिल रहा था तो फिर से हमें यूएन पर विचार करना पड़ेगा। तो यूएन इक्वल टू x की पावर 2n माइनस 2 अपान ये दे रखे हैं, इसको लिख सकते हैं x², 2 कामा ले लें तो n-1 हो गया, यानी x² की होल पावर n-1 और x² की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर n-1 मतलब ये तो 1 हो गया। तो फाइनली यूएन की वैल्यू क्या हो गई 1/n+1 √n। ठीक है, यहाँ से n कामा ले लो तो ये हो जाएगा n की पावर 3/2 1 + 1/n। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट लगा के देखें तो यूएन क्लियर हो जाएगा। तो यानी इस टर्म को हम लोग वीएन मान लेते हैं, इतने को वीएन मान लेते हैं। सो लेट वीएन इक्वल टू 1/n की पावर 3/2। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un/vn इक्वल टू ये un/vn, तो ये वाला टर्म कैंसिल हुआ, केवल इतना बचा। तो 1/1 + 1/n है ना, un/vn सही है, un/vn। तो un की वैल्यू 1/, में चली रही है। सो 1/, ये चीज़ तो कैंसिल हो गया, 1/1 + 1/n। तो n की वैल्यू इन्फाइनाइट रखते ही ये तो 0 आ गया, 1/1 का मतलब 1 आ गया, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड vn बोथ हैव द सेम नेचर, आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। ठीक है, नेचर दोनों का सेम होगा। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाती है तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर चाहिए। तो बट सिग्मा vn इक्वल टू 1/n की पावर 3/2 और इच कन्वर्जेंट, क्यों? क्योंकि p की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, p की वैल्यू क्या है 3/2 जो कि 1 से ज़्यादा है। तो बाई p सीरीज टेस्ट सिग्मा vn इक्वल टू 1/n की पावर p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जब सिग्मा vn कन्वर्जेंट हो गया यहाँ आपने कहा है कि दोनों का नेचर सेम होगा। अगर vn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट, हेंस सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। पीछे x² इज लेस देन 1 के लिए आया था कन्वर्जेंट, और ये जो हम अभी केस चेक किए हैं ये x² इक्वल टू 1 का केस है। इसका मतलब x² इक्वल टू 1 और लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है x² इज ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। लास्ट में हम लोग समराइज करके लिख लेते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है और किस वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर f(x) इफ़ f(x) इक्वल टू ये दे रखे। इसमें देखिए जो पेपर में दिया था थोड़ा सा उसमें यहाँ लेस देन आर इक्वल टू लग गया था, क्योंकि देखिए लेस देन आर इक्वल टू या तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ जो है सिंगल वैल्यूड नहीं रहा ना। अगर इक्वल टू लगा देंगे तो x इक्वल टू 0 पे -π और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर 0 आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो गए, यानी सिंगल वैल्यूड नहीं हुई। तो f(x) सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए अगर उसको हम फूरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं तो, इसलिए ये लेस देन 0 होगा। देखिए जब आपको यहाँ पर भी इक्वल मिलेगा तो दोनों से वैल्यू सेम आएगी, है ना, अलग अलग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो फिर सिंगल वैल्यूड नहीं रहा। तो यहाँ पर इक्वल लग गया था, थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो यहाँ पर लेस देन केवल आएगा। एंड हेंस डिड्यूस दैट 1/(1² + 1/3² + 1/5² इज इक्वल टू π²/8। ठीक है, तो देखिए f(x) इक्वल टू -π और देखिए -π से π इसकी रेंज है। ठीक है, इवन आर्ड अगर हम लोग चेक कर पा, चूँकि यहाँ पाई है, x होता तो इवन आर्ड चेक करते, यहाँ वैल्यू ही अलग अलग है। तो फार्मूला क्या है फूरियर सीरीज का, -π से π के लिए रेंज -π से π के लिए फूरियर सीरीज का फार्मूला क्या है, f(x) इक्वल टू a0/2
प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनेट ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनेट बी एन इंटू साइन एन एक्स, जहाँ पर आपको ए नाट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल के इसी में रख देना है, वो फोरियर सीरीज हो जाएगी। तो ए नाट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन की वैल्यू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन की वैल्यू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके यूलर फार्मूला कहलाते हैं ना, ये फार्मूले यूलर फार्मूले कहलाते हैं। ए नाट और ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल के यहीं पे रख देंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ए नाट इक्वल टू 1/पाई, अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू ब्रेक है, माइनस पाई से 0 के लिए माइनस पाई है और 0 से पाई के लिए एक्स है, तो हम लोग इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो माइनस पाई टू 0 और इसके लिए माइनस पाई है, और प्लस ये वाला 1/पाई तो चल ही रहा, 1/पाई 0 टू पाई, दूसरे के लिए 0 से पाई के लिए पाई है एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स की जगह पाई रख लिया और ये आपका डी एक्स हो गया। माइनस पाई बाहर निकाल लो तो पाई पाई कैंसिल हुआ, -1, और यहाँ बचा एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, माइनस पाई टू पाई प्लस 1/पाई एक्स स्क्वायर अपॉन टू 0 टू पाई। तो इसमें देखिए 0 रखेंगे तो 0 माइनस पाई, मतलब ये तो प्लस पाई आ जाएगा, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस पाई, प्लस पाई रखोगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 एक कैंसिल हो गया पाई, तो पाई बाई 2 आ गया, लोअर लिमिट से 0 आया, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब माइनस पाई बाई 2 आ गया। ए नाट की वैल्यू फार्मूला क्या है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1/पाई माइनस पाई टू 0 माइनस पाई टू, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे क्योंकि एफ एक्स जो है वो ब्रेक है, तो माइनस पाई टू 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई हो गई, और 0 से पाई के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स हो गई। तो हमने माइनस पाई से पाई को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, माइनस पाई, देखिए ये 1/पाई तो पूरे में लगा ही है, ये हो जाएगा माइनस पाई, और कास एन पाई का इंटीग्रेशन साइन एन पाई अपान एन, माइनस पाई टू 0 लिमिट हो गई, प्लस इसमें इसका इंटीग्रेशन देखिए यूवी का फार्मूला लगा लो। यूवी फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के लिए, बहुत बढ़िया रूल है ये। ठीक है, क्या कि दो फंक्शन है, अगर u इंटू वी इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है, u इंटू V1 माइनस यू डैश इंटू V2 प्लस यू डबल डैश इंटू V3 माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू V4 प्लस डाटा, अल्टरनेट साइन में चलता है। डैश का मतलब डेरिवेटिव, V1 का मतलब हुआ V का एक बार इंटीग्रेशन, V2 का मतलब V1 का इंटीग्रेशन, V3 का मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे यू डैश आएगी, यू डैश का डेरिवेटिव डबल डैश, इसका डेरिवेटिव ये। ठीक है, तो ये फार्मूला, तो हम लोग डैश पॉलिनोमियल को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको रख लेंगे u और इसको v, तो u इंटू V1 इसका इंटीग्रेशन, कॉस का हो गया साइन एन एक्स अपान एन, माइनस इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव 1 हो गया, और दूसरे इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एन एक्स अपान एन स्क्वायर, एन ऑलरेडी है एन स्क्वायर, और फिर अगले वाले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो आगे सारे टर्म फिर 0 हो गए, और इसकी लिमिट हो गई 0 टू पाई। अब लिमिट रख लो, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वजह से 0, और जब पाई रखेंगे माइनस पाई तो साइन एन पाई भी 0 होता है, इसका मतलब पहला तो पूरा 0 आ गया। इसमें पाई रखोगे तो साइन एन पाई 0 कर देगा, मतलब पहला टर्म आपका 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पाई रखोगे तो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की होल पावर n। ठीक है, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लिया कॉस एन पाई की वैल्यू, तो -1 की पावर n अपान एन स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखो तो x की वैल्यू 0 रखते ही 0, माइनस प्लस एक लोअर लिमिट से माइनस, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, सो 1 अपान एन स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1 अपान पाई एन स्क्वायर -1 की पावर n -1 आ गया। ठीक है, ये ए एन की वैल्यू है, और इसमें n की वैल्यू अब 1 2 3 4 5 ऐसा रखना है, तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये -2 आएगा, 2 रखने पर 0, 3 रखने पर -2, 4 रखने पर 0, इस तरीके से। तो आड के केस में यानी कि 1 3 5 के लिए -2 आ जाएगा, तो -2 अपान पाई एन स्क्वायर फॉर व्हेन n इज आड, और इवन के लिए 0 आ जाएगा ए एन की वैल्यू। अब हम लोग बी एन निकालते हैं, तो देखिए बी
तो वही ए एन की वैल्यू -2/πn² व्हेन n इज़ ऑड और 0 व्हेन n इज़ इवन, पीछे आपने देखा था। सो बी एन इक्वल टू 1/π - π to π fx इंटू साइन एन एक्स, है ना, बी एन के लिए साइन एन एक्स डी एक्स होता है। अब इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करो, -π to 0 और 0 to π। एफ एक्स की वैल्यू -π से 0 के लिए -π से 0 के लिए -π है और 0 से π के लिए एफ एक्स की वैल्यू x है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लो तो ये हो गया आपका -π साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन -cos nx/n लिमिट -π to 0 प्लस इसका u v वाला फार्मूला लगा लो तो u इंटू वी इसका इंटीग्रेशन v1, तो साइन एन एक्स का हो गया -cos nx/n माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। इसका फिर इंटीग्रेशन कर लो तो cos का इंटीग्रेशन साइन माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस का साइन nx/n² और फिर अगले वाले में इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो गए। फिर लिमिट 0 to π और चाहे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, अब कैसे भी इसका इंटीग्रेशन करना है, ये बहुत एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाता है सब। तो ये क्या हुआ, अब इसमें रख लो 0, तो जब x का मान 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस प्लस, तो π/n आ गया। और जब आप पाई रखोगे तो माइनस प्लस एक लोअर लिमिट से माइनस, तो माइनस का ये वाला पाई और cos nπ cos माइनस nπ की वैल्यू cos nπ हो जाएगी, तो cos nπ की वैल्यू -1/n माइनस इसमें देखिए पाई जब रखोगे तो cos nπ की वैल्यू x की जगह पाई, तो पाई इंटू माइनस और -1/n, सो -π/n -1/n। 0 पाई रखोगे तो साइन nπ की वजह से 0, जब आप 0 रखोगे तो इस x की वजह से 0 हो गया और साइन 0 की वजह से 0 हो गया, लोअर लिमिट से सब 0 आ गया। तो देखिए ये और ये दोनों टर्म सेम हैं और अपान में π/n कॉमन ले लीजिए, π/n, तो यहाँ से 1 माइनस ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो गया 2 -1/n, ठीक है। तो पाई कैंसिल 1/n 1 - 2 इंटू -1/n। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने कहा था कि वैल्यू रख लेना है a0 an और bn की वैल्यू, तो a0 की वैल्यू आई थी -π/2 तो a0 की वैल्यू -π/2, तो a0/2 फार्मूला होता है तो -π/4 हो गया प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to ∞ an आपका ये निकला था और bn की वैल्यू ये निकली है। अब n हमेशा आंसर जो देते हैं तो ये सिग्मा हटा के देते हैं, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे रख लीजिए, प्लस होता जाएगा। तो ये जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, -2/π कॉमन हो गया, तो n की वैल्यू 1 cos x/1² प्लस 2 रखने पर n की वैल्यू 2 रखने पर 0 आ जाएगा, 3 रखने पर फिर ये 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आया और -2/π आपने कॉमन लिए ही है, तो cos 3x/3² प्लस 4 रखने पर 0, 5 रखने पर cos 5x/5² प्लस डॉट। इसको देखिए जब n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 3 आ जाएगा, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। सो साइन x/3 sin x/1, तो 3 sin x/1 2 रखोगे तो 2 रखते ही ये वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। सो sin 2x/2 विद नेगेटिव साइन, तो sin 2x/2 और 3 रखोगे तो ये वैल्यू फिर 3 आ जाएगी, तो 3/3 इंटू साइन 3x। 4 रखोगे तो ये वैल्यू फिर आपकी -1 आ जाएगी, सो -1/4 sin 4x प्लस डॉट। ये हो गया फोरियर सीरीज। तो एक आंसर तो यही हुआ कि आपसे पूछा था कि फोरियर सीरीज क्या होगी, तो ये आंसर हुआ। अब देखिए एक्स, अब आपको जो डायरेक्शन निकालना है तो ऐसा कुछ क्या रख लें कि हमको जो सीरीज निकालनी है, जो प्रूफ करना है वो मिल जाए। तो प्रूफ करने वाले में क्या था 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट। इसका मतलब x का मान अगर हम 0 रख लें तो ये तो सब 0 हो जाएगा, ये सब पूरा हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस, यानी ये सीरीज हमको मिल जाएगी। तो पुट कर लेते हैं x = 0। जो डायरेक्शन वाला पार्ट होता है ना, उसमें ये देखना होता है कि x की वैल्यू क्या रख लें कि हमको जो प्रूफ करना है, जो सीरीज प्रूफ करनी है वो मिल जाए। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 रखने पर ऐसा हो रहा है। तो 0 रख लो तो f0 = -π/4 -2/π और ये हो गया आपका cos 0, तो मतलब 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस डॉट। अब देखिए 0 पर जो फंक्शन दिया था, फंक्शन क्या दिया था
एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया था एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई, किसके लिए? माइनस पाई इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 0 के लिए, और x व्हेन 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो जब 0 रख रहे हैं तो देखिए 0 x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो 0 रखेंगे तो ये 0, हाँ 0 x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 किस में है? इस वाले में है 0, तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए 0 पर 0 से ही ये सेपरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 0 पर ये वैल्यू अलग आ रही है, ये अलग आ रही, इसका मतलब 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। 0 पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, जैसे ये इधर आया, ये इधर आया, और अगर हमको 0 पर वैल्यू चाहिए तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो हमें जब 0 पर वैल्यू चाहिए तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं ना। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट से आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो 0 पर ये वैल्यू आती है, राइट हैंड साइड से आते हैं तो ये आती है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है ना, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए 0 पर जब वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो इसके बीच की वैल्यू, इतनी वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो 0 पर हमें क्या निकालना है, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, है ना। जैसे किसी पॉइंट पर आपको लिमिट चेक करना है, मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू ए पर चेक करना है, ए पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए पर निकालना है तो ए माइनस 0 दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच का मान 0 रखोगे फिर यही आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वैल्यू फंक्शन से उठा के रख दीजिए और हल कर लीजिए, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। यहाँ पर 0 चेक करना है, इसलिए हम 0 माइनस 0 लिखेंगे, ए की जगह 0, तो 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0 माइनस एच, मतलब एफ माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच, और ये हुआ आपका एफ माइनस एच, और एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो f माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ 1 2 3 कुछ भी रखोगे माइनस पाई ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन इसको यूज करेंगे, है ना। 0 से कम के लिए फंक्शन ये है माइनस पाई, तो f माइनस एच की वैल्यू हो गई माइनस पाई। अब ये तो h पे डिपेंड कर ही नहीं रही, तो माइनस पाई हो गई। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 0 दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h, और दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू। अब राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से राइट साइड में ना, जैसे 0 ये 0 है, इधर x इज लेस देन 0, इधर x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 इसमें आ रहा है, तो इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू x है, तो आपको एफ एच स्क्वायर चाहिए, एफ एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ एच स्क्वायर इक्वल टू एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, और h की वैल्यू 0 रखते ही ये 0 आ गया, यानी 0 पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस पाई आती है और राइट हैंड लिमिट 0 आ जाती है, राइट हैंड लिमिट 0 आ जाती है, ठीक है। तो अब 0 पर वैल्यू निकालो तो दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो f 0 इक्वल टू 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू 1/2 माइनस पाई प्लस 0 माइनस पाई प्लस 0 माइनस पाई/2 आ गया। अब ये वैल्यू f 0 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लीजिए, ये f 0 की वैल्यू है यहाँ पे रख लीजिए, सो माइनस पाई/2 इज इक्वल टू माइनस पाई/4 माइनस 2 अपॉन पाई, और ये लिमिट हो गई। इसको इधर ले आओ तो माइनस पाई/2 माइनस पाई/2 माइनस पाई/4, तो माइनस का पाई/4 बचेगा। अब ये वाला माइनस ये माइनस कैंसिल, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा फाइनली, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर यही क्वेश्चन कई बार एक ट्यूब में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, इस बार के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो देखिए एनालिटिसिटी चेक करना है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है इसका मतलब उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है और उसके नेबरहुड में भी कम से कम एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग एफ डैश जेड निकालते हैं, अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, एफ डैश जेड अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी पाथ हम लोग यूज करें पाथ पे अगर डिपेंड ना करें, है ना। जैसे मान लीजिए ये है, ये डोमेन है, इसके किसी पॉइंट पर हमको चेक
करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो इस देखिए ये पॉइंट है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के कई पाथ हो गए, बहुत सारे पाथ हैं, कोई भी पाथ ले लें, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। पाथ कितने हो गए, बहुत सारे पाथ हो गए, बहुत सारे पाथ से हम लोग इस पर आ सकते हैं। जबकि y=fx होता है तो उसमें केवल दो ही पाथ होते हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, दो ही तरफ से आते हैं। लेकिन जब ये इस तरह के प्लेन में होते हैं तो हम कहीं से भी आ सकते हैं। तो पाथ बहुत सारे हो गए। तो अगर पाथ पे डिपेंड ना करे, है ना, पाथ पे डिपेंड ना करे उसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट होगा, मतलब उसकी मतलब वो एनालिटिक हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। पाथ पे अगर डिपेंड ना करे तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, देखिए एफ डैश ए का फार्मूला, अगर ए पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ जेड का ए पॉइंट पर डेरिवेटिव, तो एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड, है ना, ये फार्मूला होता है। अब ए की जगह जीरो है, ए की जगह जीरो रख लो, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, है ना, ये आपका जेड टेंडिंग टू ए आएगा, जेड टेंडिंग टू ए, है ना, जेड टेंडिंग टू ए पर चेक करें ना, तो जेड टेंडिंग टू ए। और अब देखिए एफ डैश जीरो, ए की जगह जीरो हो गया तो यहाँ भी जीरो आ गया और यहाँ जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। और देखिए एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जेड इक्वल टू जीरो पर एफ जेड की वैल्यू जीरो, मतलब एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। और एफ जेड की वैल्यू, जेड नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये पूरा है, तो एफ जेड की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो एफ जेड की वैल्यू ये हो गई माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन जेड। जेड हमेशा क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई होती है, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस आई वाई ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू एक्स वाई टेंडिंग टू जेड, को आप लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई को एक्स कामा वाई लिख सकते हैं, टेंडिंग टू जीरो जीरो, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई पावर 5 वन एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10, ठीक है। तो अब एलोंग किस पर चेक करें, ओरिजिन पर, तो एलोंग एक्स एक्सिस, तो ये देखिए जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट हुआ, ये नेबरहुड। अब बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर आने के लिए, तो हम जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होगी, जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे तो इस पर वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो हम वाई जीरो रख लीजिए यहाँ पर, तो कितना बचेगा, और एक्स वेरी कर रहा होगा, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इंटू जीरो अपान एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 प्लस जीरो, ठीक है, एक्स की पावर 6 प्लस जीरो। तो देखिए जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स क्यूब अपान एक्स की पावर 6, तीन पावर कैंसिल हो जाएंगी, अपान में एक्स क्यूब बचेगा, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट आ गया, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एफ डैश जीरो की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एलॉन्ग दी कर्व y इज इक्वल टू एक्स की पावर, अगर हम लोग ये ले लें कि इसको भी x की पावर 6 बना दें, तो क्या करते हैं, y पावर 10 को y की पावर y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, y की, यहाँ ऐसा कुछ करें कि ये x की पावर 6 बन जाए, ठीक है। तो देखिए y की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चाहिए x की पावर 6, तो इसकी जगह x की पावर 6 और पावर 1/10 कर दें तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना, x की पावर 6/10, ये पाथ ले लिया, इस पाथ के अलॉन्ग जब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये कह लीजिए सीधा y की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, ये जो माना है इसको आप सीधा ऐसा कह लीजिए कि y की पावर 10 की जगह हम चाहते हैं कि x की पावर 6 हो जाए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 6 की पावर 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये y की वैल्यू x के टर्म में लिख रहे हैं ये, तो यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू, तो x की वैल्यू इसमें रख लीजिए y की पावर 5, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एक्स क्यूब हो गया, y की पावर 5, यानी कि ये y की वैल्यू क्या ही है, y की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/5 है ना,
एक्स की पावर 3/5, तो y की जगह x की पावर 3/5 होल पावर 5 है अपान x की पावर 6 प्लस x की पावर 6, तो ये जाएगा 2x की पावर 6, ऊपर भी 5 कैंसिल, x की पावर 6 आ गया, तो ये फाइनली 1/2 आ गया। तो देखिए दोनों से वैल्यू अलग अलग है, हालांकि ये इनफाइनाइट आ गया, यही वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम यहीं से कह सकते थे कि एफ डैश 0 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन एक वैल्यू और निकाल के देख लिया कि ये भी अलग वैल्यू आ गई। तो जब अलग अलग वैल्यू आ जाती है इसका मतलब एफ डैश 0 डिपेंड्स अपॉन द पाथ पे डिपेंड करता है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर एनालिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एनालिटिक के लिए डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 7b, derive the expression for the derivative of analytic function in polar form। मतलब f डैश जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में चाहिए। तो w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एन एनालिटिक फंक्शन मान लिया। तो एफ डैश जेड इक्वल टू हमें पता है डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपान डेल एक्स होता है किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में एफ डैश जेड की वैल्यू ये होती है। अब इसको पोलर में चेंज करना है तो हम लोग यही वैल्यू पोलर में चेंज कर देते हैं। तो एफ कार्टेशियन और पोलर के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो थीटा इज टेन थीटा इक्वल टू वाई अपान एक्स, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। तो डेल आर अपान डेल एक्स, डेल आर अपान डेल वाई, डेल थीटा अपान डेल एक्स, डेल थीटा अपान डेल वाई निकाल लो। तो डेल आर अपान डेल एक्स का मतलब हुआ एक्स बाई आर, एक्स बाई आर का मतलब हुआ कॉस थीटा, यानी एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा रख लो, आर आर कैंसिल हुआ, कॉस थीटा हो गया। डेल आर अपान डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपान आर हो जाएगा, इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव थी तो जीरो हो गया, इसका हो गया 2y, 2r डेल आर अपान डेल वाई इज इक्वल टू 2y। सो डेल आर अपान डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपान आर का मतलब हुआ साइन थीटा। फिर डेल थीटा अपान डेल एक्स इक्वल टू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का मतलब माइनस आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, माइनस साइन थीटा अपान आर। डेल थीटा अपान डेल वाई की वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1/x। एलसीएम लेने के बाद एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा अपान आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, कॉस थीटा अपान आर हो गया। अब देखिए यू किसका फंक्शन है यहाँ पर, यू जो है एक्स वाई का फंक्शन, यू वी दोनों एक्स वाई के फंक्शन है। यहाँ पे जो होते हैं यू और वी किसके टर्म होते हैं, एक्स वाई के, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, आर थीटा का। एक्स की वैल्यू आर थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, यानी हमें यू की वैल्यू आर थीटा के टर्म्स में चाहिए। तो यू किसका फंक्शन है, यू देखिए यू एक्स वाई का फंक्शन है, यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और एक्स वाई किसके फंक्शन है, आर थीटा के। या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यू किसका फंक्शन हो गया, आर थीटा का। एक्स वाई की जब वैल्यू रख लेंगे तो यू आर थीटा का फंक्शन है, और आर थीटा किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन हो गए। आर थीटा किसके फंक्शन हो गए, एक्स वाई का। तो इससे हम टोटल डेरिवेटिव से डेल यू अपान डेल एक्स निकाल सकते हैं। सो डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू कितना, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपान डेल आर इंटू डेल आर अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपान डेल एक्स, है ना। ये डेल यू अपान डेल एक्स निकलेगा। इसी तरीके से डेल यू अपान डेल वाई निकाल सकते हैं, डेल यू अपान डेल आर, पहले आर के लिखेंगे। सो डेल आर अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपान डेल वाई, है ना। ये टोटल डेरिवेटिव से लिखेंगे हम लोग। तो देखिए इसको यूज करेंगे हम लोग। तो हमको चाहिए क्या, डेल यू अपान डेल एक्स और डेल वी अपान डेल एक्स चाहिए। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो डेल यू अपान डेल एक्स को लिख सकते हैं डेल यू अपान डेल आर अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल थीटा अपान डेल एक्स, है ना। और डेल यू अपान डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, और डेल थीटा अपान डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपान आर निकाल चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें डेल यू अपान डेल आर कॉस थीटा माइनस आर, इसको इस थीटा को आर के रिस्पेक्ट में
पूरा आर के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। तो सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म का क्या होता है, del u अपॉन del r इज इक्वल टू 1/r del v अपॉन del थीटा एंड del u अपॉन del थीटा इज इक्वल टू माइनस आर del v अपॉन del r, ये फार्मूला होता है। तो आपको क्या चाहिए, del u अपॉन del थीटा की वैल्यू चाहिए। del u अपॉन del थीटा को माइनस आर del v अपॉन del r लिख सकते हैं, del v अपॉन del r। तो ये हो जाएगा माइनस आर del v अपॉन del r, और ये लिखा ही है। तो ये कितना हुआ, del u अपॉन del r cos थीटा प्लस del v अपॉन del r इंटू साइन थीटा। ठीक है, यानी अपान में हम डेरिवेटिव हम आर में ही चाहिए हमको। ठीक है, तो ये थीटा में था इसलिए हम लोगों ने इसको आर में चेंज कर लिया। तो ये तो वैल्यू हो गई del u अपॉन del x। इसी तरीके से del v अपॉन del x की वैल्यू निकालते हैं। सो del v अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del r अपॉन del x प्लस del v अपॉन del थीटा अपॉन del x। इसकी वैल्यू रख लो तो cos थीटा आ गई, इसकी वैल्यू रख लिया तो माइनस साइन थीटा अपॉन r। फिर इसको चेंज करना होगा क्योंकि हमको इसको r के टर्म में चाहिए, यहाँ r चाहिए। तो del v अपॉन del थीटा क्या होगा, del v अपॉन del थीटा की वैल्यू r del u अपॉन del r हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका r del u अपॉन del r हो गया, del v अपॉन del थीटा की वैल्यू, और ये यहाँ पे del v अपॉन del थीटा की जगह ये रख लिया, और ये तो है ही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, del v अपॉन del r cos थीटा माइनस का r कैंसिल, del u अपॉन del r इंटू साइन थीटा। अब देखिए एफ डैश जेड क्या था, एफ डैश जेड इक्वल टू del u अपॉन del x प्लस आई del v अपॉन del x, यही था ना। एफ डैश जेड पोलर फॉर्म में एफ डैश जेड की वैल्यू होती है del u अपॉन del x प्लस आई del v अपॉन del x। तो हम लोग ये भी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू रख लीजिए। सो एफ डैश जेड इक्वल टू del u अपॉन del x की वैल्यू ये निकली है, प्लस आई इंटू del v अपॉन del x की वैल्यू ये निकली है। ठीक है, उसके बाद del u अपॉन del r एक साथ कर लो, del u अपॉन del r एक साथ कर लो, तो del u अपॉन del r ये है और del u अपॉन del r ये है, आई यहाँ इंटू में ही है। तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया, प्लस del v अपॉन del r एक साथ कर लो, del v अपॉन del r, तो del v अपॉन del r ये और ये एक साथ करना है। तो आई del v अपॉन del r कॉमन ले लिया, आई del v अपॉन del r कॉमन ले लिया, तो यहाँ से cos थीटा आ गया, और यहाँ पर देखिए आई तो था नहीं तो आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन आ गया, डिवाइड में अपान जो आई है, फिर आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आएगा। देख लो मल्टीप्लाई करके, तो आई del v अपॉन del r cos थीटा, आई del v अपॉन del r cos थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू आई माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू, माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 1। सो del v अपॉन del r साइन थीटा, ये देखिए del v अपॉन del r साइन थीटा। ठीक है, इसको सेट करना था। अब देखिए ये इसको लिख सकते हैं ई पावर माइनस थीटा, ई पावर माइनस आई थीटा, ये भी ई पावर माइनस आई थीटा हो गया, दोनों में कॉमन आ गया ई पावर माइनस आई थीटा। सो ई पावर माइनस आई थीटा कॉमन, सो del u अपॉन del r प्लस आई del v अपॉन del r इंटू ई पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, देखो सेम वैसे ही आ रहा है एफ डैश जेड की वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एफ डैश जेड कार्टेशियन में क्या होता है, del u अपॉन del x, x के रिस्पेक्ट में दोनों डेरिवेटिव है। सो del u अपॉन del x प्लस आई del v अपॉन del x। उसी तरीके पोलर में क्या आया कि del u अपॉन del r प्लस आई del v अपॉन del r, लेकिन इनटू में ये टर्म और आ जाता है ई पावर माइनस आई थीटा। तो यही हो गया कि एफ डैश जेड इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म। ठीक है, यही डिराइव करना था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है डिफाइंड हार्मोनिक फंक्शन फॉर द फंक्शन u माइनस v इज इक्वल टू दिस, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। u माइनस v दिया है और आपको एफ जेड निकालना है। पहली चीज़ तो हार्मोनिक फंक्शन डिफाइन करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है f, तो वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल होंगे यहाँ x y z, तो हो जाएगा del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन del z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वो f हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। हालांकि यहाँ तो कम्प्लेक्स वेरिएबल है, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो 2 ही वेरिएबल x y ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद u माइनस v दिया हुआ है, u माइनस v दिया है और आपसे एफ जेड पूछ रहा है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा है। तो हमने मान लिया कि लेट एफ
जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। इसको आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो आई से मल्टीप्लाई कर लिया तो आई एफ जेड इक्वल टू आई यू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस वी हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो तो 1 प्लस आई एफ जेड कॉमन हो गया, 1 प्लस आई और इसमें रियल पार्ट u माइनस वी प्लस आई इंटू इमेजनरी पार्ट u प्लस वी। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है u माइनस वी, तो हम लोग इसको कैपिटल चेंज कर लेते हैं। कैपिटल इसको जो स्मॉल एफ जेड था ना, इसको कैपिटल एफ जेड पूरे को मान लेते हैं। तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इसको u मान लिया कैपिटल U, इसको कैपिटल V मान लिया। जहाँ पर कैपिटल U की वैल्यू क्या है, u माइनस वी दिया हुआ है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में u माइनस वी की वैल्यू। तो ये कैपिटल U दिया है, कैपिटल U यहाँ पर दिया है, v की वैल्यू x u प्लस वी और एफ जेड की वैल्यू 1 प्लस आई इंटू एफ जेड। तो हम लोग ये देखिए u गिवन है और एफ जेड निकालना है, तो मिलनी थॉम्सन मेथड लगा लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो फंक्शन टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सो 2x प्लस 4y। और उसके बाद इसी में z कामा 0, x की जगह z, y की जगह 0 रख लो। तो ux डेल यू अपॉन डेल एक्स को ux कह रहे हैं और ये z कामा 0 हो जाएगा, z कामा 0 पर वैल्यू निकालो। तो x की जगह z, y की जगह 0 रख लो, तो हो जाएगा z स्क्वायर, ये दोनों y हैं 0 हो गया, ये हो गया आपका z माइनस 0 मतलब z आ गया, और ये हुआ आपका 2z माइनस 2z प्लस 0, तो ये आ गया z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर मतलब 3z स्क्वायर आ गया। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सो डेल यू अपॉन डेल वाई फंक्शन टू फंक्शन कर लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में -1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 4x प्लस 2y। अब इसका भी वैसे ही कर लो, इसको लिख डेल यू अपॉन डेल वाई को लिख सकते हैं u y और z कामा 0 पर वैल्यू निकाल लो। तो z कामा 0 मतलब x की जगह z, y की जगह 0 रख लो इसमें, सो माइनस x की जगह z तो y 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का z स्क्वायर और प्लस x की जगह z, तो z माइनस 0 तो z आ गया, और y की जगह 0, x की जगह z 4z, तो 4z कितना हो गया, माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर 3z स्क्वायर, ये भी आ गया। अब फार्मूला एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है, ठीक है। एफ डैश जेड, कैपिटल एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू, देखिए कैपिटल एफ जेड इक्वल टू क्या था, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो कैपिटल एफ डैश जेड की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब चूंकि वी नहीं दिया है, कैपिटल वी नहीं दिया है, तो हम लोग इसको यू में चेंज करेंगे, किसकी हेल्प से, बाई यूजिंग सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो आपको डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब दोनों डेल यू में आ गए, तो एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर लिया, एफ जेड इक्वल टू इसकी वैल्यू जेड कामा 0 पर, तो यू एक्स जेड कामा 0 माइनस आई, ये देखिए माइनस है तो माइनस आई, ये हो जाएगा यू वाई जेड कामा 0, ये जेड कामा 0 जो रख रहे हैं ये मिलनी थॉम्सन मेथड से रख रहे हैं, इंटू डी जेड प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला आता है मिलनी थॉम्सन मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पर यू एक्स जेड कामा 0 की वैल्यू 3z स्क्वायर, यू वाई जेड कामा 0 की वैल्यू 3z स्क्वायर, ठीक है, और डी जेड प्लस सी, तो 1 प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3z स्क्वायर कामन, तो 1 माइनस आई बाहर आ गया, 3z स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब अपान 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड क्यूब आ गया प्लस सी, और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख लो कितना, 1 प्लस आई इंटू एफ जेड। कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या थी, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू थी 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड, क्योंकि आपको स्मॉल एफ जेड निकालना है, तो ये रख लिया। तो एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसमें क्या किया कि माइनस आई, देखिए इसको 1 प्लस आई के टर्म में बनाना चाह रहे हैं, इसको 1 प्लस आई के टर्म्स में बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खोलो, तो माइनस का आई और माइनस का आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका कितना
प्लस का 1, सो 1 माइनस आई को ऐसा लिख सकते हैं जेड क्यूब प्लस सी। अब देखिए एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई से डिवाइड कर लो इसको, तो एफ जेड इक्वल टू कितना हुआ माइनस का आई जेड क्यूब प्लस सी अपान 1 प्लस आई, है ना, सी अपान 1 प्लस आई। 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो नीचे तो आ जाएगा 2, तो सी बाई 2 इंटू 1 माइनस आई आ गया। तो एफ जेड इक्वल टू माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी अपान 2 1 प्लस आई आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द बाइलिनियर मैप विच मैप्स द पॉइंट्स z इक्वल टू 1 i माइनस 1 ऑन टू द पॉइंट्स i 0 माइनस आई। आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्किल ऑफ जेड प्लेन। तो देखिए पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, जेड के पॉइंट्स दे रखे हैं 1 i और माइनस 1, इनके करस्पॉन्डिंग w के पॉइंट्स हैं i और 0 माइनस आई। ठीक है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इज गिवन बाई, क्या फार्मूला होता है, तो ये पॉइंट्स दे दो z, फिर z1 z2 z3, इसको क्रम से लिख लीजिएगा। तो z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3, ये न्यूमरेटर में हो गया। अपान में यहाँ से भी स्टार्ट करो, z1 माइनस z2 और z3 माइनस z, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इसी तरीके w वाले लिख सकते हैं, तो w माइनस w1 w2 माइनस w3, ये हो गया। डिनोमिनेटर में हो जाएगा w1 माइनस w2 w3 माइनस w, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बना के आप आसानी से लिख सकते हैं क्रॉस रेशियो। उसके बाद वैल्यू रख लो, तो ये हुआ आपका z1 w1 z2 w2 और z3 w3, और ये w और z और w तो है ही है, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा z माइनस 1 फिर i प्लस 1 अपान में 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस z, 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस z, ये हो जाएगा w माइनस आई 0 प्लस आई, w माइनस आई 0 प्लस आई, फिर i माइनस 0 माइनस आई माइनस w, i माइनस 0 माइनस आई माइनस w। ठीक, फिर क्या किया, अब देखिए यहाँ से माइनस कामन ले लो, यहाँ से माइनस कामन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका और इससे माइनस कामन ले लो तो ये i माइनस 1 हो जाएगा, i प्लस का और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, i प्लस का माइनस का 1 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस इसमें कर दीजिए, तो i प्लस 1, और इधर इसी तरीके से देखो ये i से i कैंसिल हो गया, माइनस i कामन ले लो तो w प्लस आई हो गया। उसके बाद इस इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर, फिर i कामन आ जाएगा तो i प्लस 1 और ऊपर वाला i प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू w माइनस आई अपान माइनस w प्लस आई, दिस इक्वल टू, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो ये हो जाएगा माइनस z माइनस 1 w प्लस आई इज इक्वल टू आई w और माइनस आई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 प्लस z, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये प्लस का 1 हुआ। तो देखिए माइनस का z माइनस 1 w से ब्रैकेट खोला, फिर माइनस आई इंटू z माइनस 1 इक्वल टू आई डब्लू और आई डब्लू से ब्रैकेट खोल लो, तो आई डब्लू जेड प्लस 1 और भी ये तो प्लस 1 हो गया, प्लस 1 जेड प्लस 1, दिस इक्वल टू, अब w एक साइड कर लो और z एक साइड, टारगेट है कि w इज इक्वल टू एफ जेड लिखना है, w की वैल्यू एफ जेड के टर्म्स में, तो w एक साइड लगो, ये वाला ये इधर कर लो और इसको इधर कर लो, साइड बदल लो, तो इसको इधर कर लीजिए, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस कामन हो गया w, ये हो जाए w कामन हो गया तो माइनस z माइनस 1 और माइनस का आई जेड आई 1 प्लस जेड, दिस इक्वल टू 1 प्लस जेड ये वाला, और ये इधर आएगा तो आई जेड माइनस 1। अब इसके बाद इसमें ब्रैकेट खोलो तो माइनस जेड प्लस 1 माइनस आई और माइनस आई जेड डब्लू, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका आई जेड माइनस आई और आई जेड माइनस आई प्लस 1 प्लस जेड। ठीक है, अब इसमें देखिए इस 1 माइनस आई जेड इकट्ठा कर लो, तो जेड इकट्ठा किया, माइनस जेड कामन हुआ तो 1 प्लस आई हो जाएगा प्लस 1 माइनस आई डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसमें जेड इकट्ठा कर लो तो आई प्लस 1 फिर माइनस आई माइनस 1 हो गया। उसके बाद माइनस जेड 1 प्लस आई माइनस आई, इसमें माइनस आई
देखो इसको थोड़ा, इसको भी हम i+1 के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ यही आएगा। देख लो i माइनस का i और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -i+1, ये वही लिखा है -i+1, यानी इसको हम i+1 के टर्म में बना लिया। दिस इक्वल टू, इसी तरीके इसको बनाएंगे तो i+1 और इसका ब्रैकेट खोलो तो -i² का मतलब हुआ +1, ये देखो +1 और फिर माइनस का i हो गया, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कॉमन हो जाएगा i+1 और इसमें भी i+1 कॉमन, वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का z प्लस आई डब्ल्यू इज इक्वल टू i+1 कॉमन z माइनस आई, तो w इज इक्वल टू कितना, w इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस आई अपॉन माइनस z माइनस आई, विच इज़ द रिक्वायर्ड बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या शर्त होती है कि इसका कोफिशिएंट इंटू ये माइनस इसका कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट माइनस ए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा -i और माइनस का i, माइनस का 2i हो जाएगा, तो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो निकाल आया। एक आपसे पूछा था कि बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, दूसरा कह रहा है कि इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल ऑफ जेड प्लेन की यूनिट सर्किल की इमेज निकालना है। तो उसको देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इमेज निकाला है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, मतलब एक सर्किल यूनिट रेडियस की सर्किल की इंटीरियर पॉइंट की इमेज निकालना है। तो w इज इक्वल टू जेड इसमें हम z की वैल्यू w के टर्म में लिखेंगे, तो w इज इक्वल टू ये पीछे निकाले चुके थे, तो z माइनस आई अपॉन माइनस जेड माइनस आई, क्रॉस प्रोडक्ट करा के w की वैल्यू z के टर्म्स में ले आओ, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर एक साइड z कर लिया और बाकी एक साइड w, तो देखो ये हुआ आपका -wz और -wi इज इक्वल टू z माइनस आई, फिर आपको एक साइड z करना, तो z इधर ले आओ, तो -wz माइनस z, इसको इधर ले आइए wi माइनस आई, तो z माइनस z कॉमन हुआ, w प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें i कॉमन हो जाएगा, w माइनस 1 आ जाएगा, i कॉमन w माइनस 1 और ये अपान में आ गया w प्लस 1, तो z की वैल्यू क्या हो गई i और -1 को लिख सकते हैं i², एक i से i कैंसिल, अपान में i बचेगा, सो w माइनस 1 अपान i इंटू w प्लस 1 z की वैल्यू हो गई। अब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, इसी की इमेज निकालना है, तो यहाँ z की वैल्यू रख लो, तो z की वैल्यू हो गई w माइनस 1 अपान i और w प्लस 1 इज लेस देन 1, तो मॉड ऊपर का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, फिर ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये हो गया w माइनस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ i इंटू मॉड ऑफ w माइनस 1, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ i इंटू मॉड ऑफ w माइनस 1, वो इधर चला गया, मॉड ऑफ i की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा w की वैल्यू u और v के टर्म में लिख लो, तो w इज इक्वल टू u प्लस आई वी होता है, -1 इज लेस देन, इसकी वैल्यू 1 हो गई, w की वैल्यू u प्लस आई वी और प्लस 1। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, तो u माइनस 1 प्लस आई वी इज लेस देन, इसका रियल पार्ट u प्लस 1 प्लस आई इंटू वी हो गया, और मॉड लगा है तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तो अंडर रूट हट जाएगा, और दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हटे और इस स्क्वायर की वैल्यू रख लो, तो u स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन u स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u प्लस वी स्क्वायर कट गया, u स्क्वायर कट गया, 1 कट गया, तो 0 इसको उधर कर लो, 0 इज लेस देन 4v, या 4v इज ग्रेटर देन 0 या v इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी इमेज क्या हो गई, मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, जो एक सर्किल था मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, इस सर्किल के इंटीरियर पॉइंट मैप होके कहाँ चले जाते हैं, जेड प्लेन पर एक सर्किल है, इसके इंटीरियर पॉइंट मैप होकर कहाँ चले जाते हैं, u ग्रेटर देन 0, u ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा और फिफ्थ क्वाड्रेंट पूरा, यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट लोगे तो u की वैल्यू पॉजिटिव होगी, u इज़ ग्रेटर देन 0, इसके बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, u इक्वल टू 0 वाले इसमें पॉइंट शामिल नहीं है, u इज़ ग्रेटर देन 0, इसके इधर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट हो जाएंगे इसकी इमेज। इसके अंदर यूनिट रेडियस का सर्किल जो था, इसके जो पॉइंट्स थे वो मैप होके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा था कि यूनिट रेडियस के इंटीरियर पॉइंट की मैपिंग कहाँ पर जाएगी, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा कवर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके फिगर बना दिया करो जेड प्लेन का और डब्ल्यू प्लेन का, डब्ल्यू प्लेन में u इज़ ग्रेटर देन 0, तो u इज़ ग्रेटर देन 0 यही वाली हो जाएगी, है ना, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे, चाहे यहाँ पॉइंट लोगे तो u की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ लोगे तो u की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये मतलब ये पूरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा हो जाता है,
ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टेलर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों ही पॉलिनोमियल है और दोनों की डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होता है तो इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो डिवाइड करिए, इससे इसको डिवाइड करिए तो एक बार जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 टाइम लेगा तो यही पूरा आ गया। फिर घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 5z माइनस का 6 माइनस 1 माइनस 7 हो गया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यहाँ माइनस कामन तो वाला माइनस यहाँ हो गया 5z प्लस 7 अपॉन दिस। अब इसके कर लीजिए फैक्टर, तो एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 5z अपॉन इसके फैक्टर कर लीजिए तो z प्लस 2 z प्लस 3 फैक्टर हो गए। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो तो 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 2 z प्लस 3 को a अपॉन z प्लस 2 प्लस b अपॉन z प्लस 3 और इसका एलसीएम ले लो, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, a इंटू बी जेड प्लस 3 प्लस b इंटू जेड प्लस 2 आ गया। फिर z की वैल्यू एक बार इसको 0 करो तो z इक्वल टू आ गया -2, z इक्वल टू -2 रख लो और फिर z इक्वल टू -3 रख लो। तो जब z इक्वल टू -2 रखोगे तो -10 प्लस 7 -3 इज इक्वल टू z इक्वल टू -2 पर ये 0 हो गया, a इंटू -2 प्लस 3 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -3 आ गया। जब z की वैल्यू -3 रखोगे तो ये 0 होगा, तो ये हुआ माइनस का 15 और प्लस 7, -15 प्लस 7 माइनस का 8, दिस इक्वल टू ये 0 हो गया। b की वैल्यू हो जाएगी z की जगह -3 प्लस 2 मतलब -1 आ गया, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो b की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब एफ जेड इक्वल टू ये वाले टर्म्स को आप ये लिखोगे, a और b की वैल्यू रख लो तो हो गया 1 माइनस और a की वैल्यू -3 अपॉन जेड प्लस 2 प्लस b की वैल्यू 8 अपॉन जेड प्लस 3, ब्रैकेट खोल दो तो 1 प्लस 3 अपॉन जेड प्लस 2 माइनस 8 अपॉन जेड प्लस 3। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंशन करना है इसको किसके अबाउट, नहीं दिया तो इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट, जेड इक्वल टू 0 के अबाउट, नहीं दिया होता है तो जेड इक्वल टू 0 के अबाउट इसका एक्सपेंशन करना होता है। तो देखिए z इक्वल टू 0 के अबाउट करना है तो इसमें z और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका z अपॉन 2 प्लस 2। इसमें भी z और 3 में कौन सा बड़ा है, आपका 3 बड़ा है तो 3 कॉमन हुआ, z बाई 3 प्लस 1। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ और ये वाला टर्म भी न्यूमरेटर में ले जाओ तो हो जाएगा 3/2 1 और 1 प्लस z/2 की होल पावर -1, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो पावर -1 हो गया। अब 1 प्लस एक्स की पावर -1 का फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट, तो एक्स की जगह z/2 है। इसी तरीके इसमें रख लीजिए फार्मूला, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट। अब सेम पावर कलेक्ट कर लो, चलो ब्रैकेट खोलो पहले, तो 1 प्लस 3/2 माइनस 3/4 इंटू जेड और प्लस का 3/8 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 16 इंटू जेड क्यूब और माइनस का 8 अपॉन 3 प्लस का 8 अपॉन 9 माइनस का 8 अपॉन 27, 3 का स्क्वायर इंटू 3 27 हो गया और प्लस का 8 अपॉन 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81 इंटू जेड क्यूब। अब सेम पावर कलेक्ट कर लो, तो कांस्टेंट टर्म जेड की पावर 0 वाले, तो एक ये है और ये 3 टर्म इकट्ठा हो गए, प्लस जेड का कोफिशिएंट -3/4 और एक इधर है प्लस 8/9 और जेड स्क्वायर का 3/8 माइनस का 8 अपॉन 27 जेड स्क्वायर, फिर जेड क्यूब का हो गया, जेड क्यूब का आ गया 3 अपॉन माइनस का 3 अपॉन 16 और प्लस 8 अपॉन 81 जेड क्यूब। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो -1/6 आ गया, इसको हल कर लीजिए तो 5 अपॉन 36 जेड 17 अपॉन 2 16 जेड स्क्वायर माइनस इसको हल कर लीजिए तो 115 अपॉन 1296 जेड क्यूब माइनस का प्लस डॉट। तो ये सीरीज क्या हो गया, देखिए जेड के टर्म सब न्यूमरेटर में है तो इसका मतलब ये टेलर सीरीज हो गई। अगर जेड अपान में आ जाता तो लॉरेंट सीरीज हो जाती है। ठीक है, तो ये टेलर सीरीज है विच इज़ रिक्वायर्ड टेलर सीरीज, टेलर एक्सपेंशन हो गया इसका। तो फाइंड द टेलर एक्सपेंशन पूछा था तो टेलर एक्सपेंशन हो गया इसका, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। अगर नहीं दिया है तो ओरिजिन के अबाउट ठीक है एक्सपेंशन करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पोल। कॉट जेड का निकालना है, कॉसेक स्क्वायर जेड का और 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू ई पावर जेड, इनका निकालना है क्या रेसिड्यू, कहाँ पर, एट द पोल पर निकालना है। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू
एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड, इसको लिख सकते हैं कॉस जेड अपन साइन जेड, ये फाई जेड अपन साई जेड का फॉर्म हो गया। तो पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाई, पोल्स कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो करके, तो पोल्स निकाल लिया, डिनोमिनेटर को जीरो कर लिया, साइन जेड इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो, और ये साइन एन पाई, एन बिलोंग टू आई है ना, आई मतलब 0 1 2 3, 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये सब कोई भी वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, एन पाई, इसका मतलब किस पॉइंट पर निकालना है, एन पाई पर। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन पाई, क्या फार्मूला होता है, फाई अल्फ़ा, ये वैल्यू अल्फ़ा की हो गई जेड इक्वल टू अल्फ़ा पर, तो फाई अल्फ़ा अपन फाई डैश अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, एन पाई। तो फाई का मतलब हुआ ये कॉस जेड, तो अल्फ़ा की जगह पे एन पाई, सो कॉस एन पाई अपान, इसका पहले डेरिवेटिव करो फिर वैल्यू रखो, है ना, साई डैश अल्फ़ा, तो साई डैश इसका डेरिवेटिव कॉस जेड और फिर जेड की जगह एन पाई रख लो, तो कॉस एन पाई हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गई, तो रेसिड्यू हो गई 1, है ना। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इट्स पोल कॉट जेड की रेसिड्यू पोल पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कॉसेक स्क्वायर जेड का पूछ रहा है, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर जेड, एफ जेड इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर जेड, कॉसेक स्क्वायर जेड को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर जेड, साइन स्क्वायर जेड का मतलब साइन जेड का होल स्क्वायर, और साइन जेड का कर दो एक्सपेंसन, साइन जेड का एक्सपेंसन कर लिया तो क्या हो गया, जेड माइनस जेड क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट होल स्क्वायर, यहाँ से जेड कॉमन ले लो तो बाहर निकलेगा जेड स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस जेड स्क्वायर अपन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, ये होल स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस इतना कॉमन हो गया होल पावर -2। अब फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस एन का, तो क्या होता है 1 + nx + n + 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, तो फार्मूला लगा लूँ 1 + nx, n की वैल्यू ये हो गई, तो 1 + 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू एक और जोड़ो 3/2 फैक्टोरियल इंटू इसका स्क्वायर हो गया प्लस डॉट डॉट। अब सेम पावर कलेक्ट कर लीजिए, जेड की सेम पावर कलेक्ट कर लो, तो 1/z स्क्वायर और फिर 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर, और फिर जेड स्क्वायर अकेला मिलेगा यहाँ पर, फिर जेड की पावर जेड क्यूब तो मिलेगा नहीं कहीं किसी में भी, इसमें हर एक टर्म का स्क्वायर भी दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो जेड क्यूब नहीं मिलेगा, है ना, इसमें तो स्क्वायर ही मिनिमम हो, जेड की पावर 4 ही मिनिमम टर्म आएगा इसका, ठीक है। तो अब वो देखिए जेड स्क्वायर हो गया, फिर जेड की पावर 4 क्यूब तो मिला नहीं, फिर जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 में इसका कोफिशिएंट हुआ -2/5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर जेड की पावर 4 क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर किया तो जेड की पावर 4 का कोफिशिएंट हुआ 1/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर, तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 3 कैंसिल हुआ, और तो 6 × 2 12 आ जाएगा, ये 12 हुआ फाइनली, है ना, ये हो जाएगा आपका 12 1/12 आएगा, ये आपका 1/12 आ जाएगा, 1/12 इंटू जेड की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। तो उसके बाद फिर ब्रैकेट खोल दीजिए, 1/z स्क्वायर से ब्रैकेट खोल दो, तो पहले टर्म में 1/z स्क्वायर, फिर 2/z क्यूब, फिर जेड की पावर 4 और जेड स्क्वायर से ब्रैकेट खोलेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ जेड की पावर 4/z स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर आ गया है, जेड स्क्वायर, फिर अगला जेड की पावर 4 आएगा, फिर जेड की पावर 6, इस तरीके से टर्म आएंगे, है ना। तो अब इसमें देखिए 1/z का कोफिशिएंट नहीं आ रहा, 1/z, और कोफिशिएंट ऑफ 1/z यहाँ है ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको लिख सकते हैं 0 × 1/z, जो नई टर्म है उसको 0 × 1/z लिख सकते हैं, तो 1/z का कोफिशिएंट क्या हुआ 0। तो एक ये भी तरीका होता है रेसिड्यू निकालने का कि उसका एक्सपेंसन कर लें और फिर 1/z का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो 1/z का कोफिशिएंट जो आएगा वही उसका रेसिड्यू हो जाएगा, तो 1/z इसमें है ही नहीं है, तो 1/z का कोफिशिएंट 0 हुआ, सो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इट्स पोल इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन,
एफ जेड इक्वल टू 1/z² ई पावर जेड, इसको भी एक्सपेंशन करके देख लेते हैं। 1/z का कोफिशिएंट ही उसकी रेसिड्यू हो जाएगी। तो 1/z² तो ठीक है, ई पावर जेड जो है इसको ऊपर ले लिया तो ई पावर माइनस जेड हो गया। ई पावर माइनस जेड का एक्सपेंशन कर लिया, उसके बाद z² से ब्रैकेट खोल लिया तो 1/z² माइनस 1/z है ना, एक पावर कैंसिल हुआ। फिर ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल और फिर माइनस z/3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 z² की पावर 4 माइनस z। तो इसमें 1/z का कोफिशिएंट कितना है? -1। 1/z का कोफिशिएंट -1। सो रेसिड्यू एट पोल इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड कितना हुआ? -1। सो इसकी रेसिड्यू हो गई एफ जेड इक्वल टू, इसकी रेसिड्यू हो गई, इसके पोल पर रेसिड्यू क्या हो गई? -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्टेट रेसिड्यू थ्योरम, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल बाई यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन सी, देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब है। तो एफ जेड हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है। मान लीजिए क्लोज्ड कर्व सी है, क्लोज्ड कर्व सी है, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है, इसके अंदर क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है। तो उन पोल के अलावा, इन पोल के अलावा हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू हो जाएगी 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट द पोल। इन पोल पर जो रेसिड्यूज हैं उनका सम निकल आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? एफ जेड इस पूरे में एनालिटिक है एक्सेप्ट, इसके अंदर पूरे पॉइंट पर एनालिटिक है, हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। और उन पोल पर रेसिड्यू निकाल के उनका सम अप कर लेंगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रल ओवर सी और 2πi इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी। तो ये इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो स्टेटमेंट रहा। अब प्रूफ देखिए, इवेल्युएट करना है इसको। तो ये जेड के टर्म में नहीं है तो इसको पहले जेड के टर्म में बना लेते हैं। तो हम लोग क्या है, एक यूनिट रेडियस का सर्किल मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? एक यूनिट रेडियस का सर्किल मान लेते हैं। यूनिट रेडियस का, इसकी रेडियस 1 है। तो पोलर और कार्टेशियन फॉर्म का क्या हो जाएगा? x इक्वल टू आर कास थीटा, आर की वैल्यू 1 हो गई तो x इक्वल टू कास थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये मान लेते हैं। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। तो x का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मतलब ई पावर आई थीटा हो गया। जेड की वैल्यू ई पावर आई थीटा हो जाएगा। तो वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसकी बाउंड्री यूनिट रेडियस का सर्किल मान के इसकी बाउंड्री को सी कर देंगे और इसकी रेडियस क्या हो गई? यूनिट हो गई, यूनिट रेडियस। तो वही चीज़ मानेंगे यहाँ पर। लेटेस्ट कंसीडर, जब भी इस तरीके क्वेश्चन इवेल्युएट करने हो तो आप यूनिट रेडियस का सर्किल ही मानेंगे सब में। तो लेटेस्ट कंसीडर ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस विद ओरिजिन एज सेंटर। ओरिजिन इज ए सेंटर, ओरिजिन पर सेंटर मान लिया। एंड ऑन द सर्किल सी एक्स इक्वल टू कास थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे। कार्टेशियन और पोलर के बीच का रिलेशन है। आर की एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। आर की वैल्यू 1 है। यूनिट रेडियस का सर्किल माने हैं तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस आई वाई कास थीटा प्लस आई साइन थीटा ई पावर आई थीटा कह सकते हैं। डी जेड डिफ्रेंशिएट कर लो तो ई पावर आई थीटा का डेरिवेटिव आई पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। ई पावर आई थीटा जेड है तो ये हो गया आई जेड डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? डी जेड अपान आई जेड। फिर 1/z की वैल्यू 1/z की वैल्यू 1 कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर -1 डिमायोर थ्योरम से कास थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ई पावर माइनस आई साइन थीटा। तो अब इससे इसको घटा दो, हमको साइन थीटा चाहिए, इससे इसको घटा देंगे तो कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो z माइनस 1/z इक्वल टू 2i इंटू साइन थीटा। कास थीटा और कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 2i इंटू साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू 1/2i z माइनस 1/z। तो यहाँ इंटीग्रल में साइन थीटा की जगह रख लो और डी थीटा की वैल्यू रख लो, ये हट के इंटीग्रल ओवर सी हो जाएगा। यूनिट रेडियस का सर्किल है ना, यूनिट रेडियस का सर्किल मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, इसकी बाउंड्री सी हो गई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ओवर सी
डी थीटा की वैल्यू रख लिया और साइन थीटा की वैल्यू रख लिया। 5 तो है ही है, 5 ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, 5 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका 26i प्लस 5 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 और अपान में भी जेड आया तो आई जेड अपान में 2iz है ना, अपान में 2iz, तो आई जेड कैंसिल, ये 2 बचा जो कि ऊपर चला जाएगा। सो 2 इंटीग्रल ओवर सी डी जेड अपान 5z स्क्वायर प्लस 26iz माइनस 5 है ना, माइनस का 5, इसके फैक्टर कर लो तो 5z प्लस आई और z प्लस 5i इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर सी बाई काची रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, दिस इक्वल टू, ये तो 2 ही है, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट द पोल्स विद इन सी। अब ये इसके पोल्स निकाल लेते हैं, इसके पोल्स क्या हो जाएंगे, इसको जीरो कर लो, इन दोनों को जीरो कर लो तो एक हो गया z इक्वल टू, इसको जीरो करोगे तो z इक्वल टू माइनस आई अपान 5 और z इक्वल टू माइनस 5i, तो एक पोल है z इक्वल टू माइनस 5i, तो y एक्सिस पे z इक्वल टू माइनस 5i यहाँ पर पोल है, ये तो यूनिट रेडियस हुआ 1 2 3 से लेके 5 आया, तो z इक्वल टू माइनस 5i एक पोल यहाँ पर है और एक है z इक्वल टू माइनस आई अपान 5, माइनस आई अपान 5 मतलब 1 का 5th पार्ट, तो ये इतना हो जाएगा लगभग z इक्वल टू, तो एक ही केवल इसके अंदर लाइज कर रहा है, एक पोल इसके अंदर लाइज कर रहा है, इसका मतलब इसी की रेसिड्यू निकालेंगे, तो ये हमारा यही पोल केवल लाइज कर रहा है, तो अब रेसिड्यू निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पर रख लेंगे। चलिए रेसिड्यू निकालो, सो z इक्वल टू माइनस आई बाई 5 इज ओनली द पोल विच लाइज विद इन सी, ठीक है। तो रेसिड्यू निकालो, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू माइनस आई अपान 5, क्या फार्मूला होता है, मान लीजिए ए पॉइंट पर निकालना हो तो z टेंडिंग टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड, ये फार्मूला होता है। सिंपल पोल है चूँकि इसकी पावर 1 है ना, यहाँ पावर 1 है तो सिंपल पोल है, तो ये हो जाएगा आपका आई ए की जगह माइनस आई बाई 5, तो आई ए की जगह माइनस आई बाई 5, तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ z माइनस ए होता है तो ए की जगह माइनस आई बाई 5 है, तो ये z प्लस आई बाई 5 हो गया इंटू एफ जेड की वैल्यू ये रख लीजिए उठा के, एफ जेड की वैल्यू रख ये लिया और इसका एलसीएम लेने पर 5z प्लस आई अपान 5 आ गया, ये कैंसिल हुआ, उसके बाद z की जगह माइनस आई अपान 5 रख लो, z की जगह माइनस आई अपान 5 रख लीजिए, तो इसका एलसीएम ले लो तो 1/5 ये हुआ आपका 25i माइनस आई 24i और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 24i आया। अब इंटीग्रल ओवर सी ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2πi था तो 2 मिलके 4πi और सम ऑफ ऑल रेसिड्यू एट पोल्स, तो पोल्स पर रेसिड्यू आपका ये निकला है, ये रेसिड्यू निकला है, तो फार्मूला क्या हुआ 4πi इंटू दिस, सो 4πi इंटू 1/24i, तो i से i कैंसिल हुआ और 4πi/6 आ गया। सो इंटीग्रल 0 to 2π डी थीटा अपान 13 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हो गई π/6। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, इसको एफजेड डीजेड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, वही z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई एक्स की जगह यूनिट रेडियस का सर्किल मान के x इक्वल टू cos थीटा y इक्वल टू r साइन थीटा, फिर पूरा जैसे प्रोसेस किए हैं वैसे ही इसको इंटीग्रल वो सी एफजेड डीजेड में कन्वर्ट करके काची रेसिड्यू थ्योरम यूज कर लेते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2dz फेयर सी क्या है, सी इज़ द सर्किल ऑफ रेडियस 3, तो 3 रेडियस का एक सर्किल बना लिया जिसकी रेडियस 3 1 2 3 रेडियस का एक सर्किल बना लिया जिसका सेंटर 0 0 पर है, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 ये सर्किल की इक्वेशन हो गई और इसकी बाउंड्री सी हो गई। एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरा एफ जेड हो गया, एफ जेड इक्वल टू साइन पाई जेड स्क्वायर अपान कॉस प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपान दिस, इसके फैक्टर कर लो तो ये पोल्स कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर को 0 कर लीजिए तो पोल्स निकलेगा, तो इसको 0 किया, इसके फैक्टर कर लिया तो z माइनस 1 z माइनस 2 फैक्टर हो गए, यानी z इक्वल टू 1 और 2 पोल आ गए। तो देखिए ये पोल सर्किल के अंदर लाइज करते हैं या बाहर, तो z इक्वल टू 1 ये पॉइंट हो गया z इक्वल टू 1 का और ये पॉइंट हो गया z इक्वल टू 2 का, तो दोनों ही पोल सर्किल के अंदर लाइज करते हैं। तो हम लोग इन पॉइंट पर रेसिड्यू निकालते हैं, काची रेसिड्यू फार्मूला से इसकी वैल्यू हो जाती है 2πi इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यू एट द पोल्स लाइज इनसाइड सी, ये फार्मूला होता है। तो पहले इन पर इनकी रेसिड्यू निकाल लो,
तो हियर z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल। सिंपल पोल क्यों? क्योंकि इनके जो फैक्टर है उसकी होल पावर 1 है सब में, तो इसलिए इसको सिंपल पोल कहेंगे। अगर ये यहाँ स्क्वायर होता तो z इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाता। तो ये सब सिंपल पोल है। तो z इक्वल टू 1 और 2 सिंपल पोल है। ही लाइज इनसाइड द गिवन सर्किल। देखो दोनों पोल इसके अंदर लाइज कर रहे हैं, इसलिए रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1 पर रेसिड्यू निकालो। फार्मूला क्या होता है? a पर निकालने के लिए z टेंडिंग टू a, z माइनस a इंटू एफ जेड। तो a की जगह 1 हो गया, तो z टेंडिंग टू 1, z माइनस 1 इंटू एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू रख लो। एफ जेड की वैल्यू ये पूरी है ये, और इसके फैक्टर होके ये आ जाएगा z माइनस 1, z माइनस 2। तो z माइनस 1 कैंसिल हुआ। अब z की जगह 1 रख लो। तो z की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, का साइन पाई प्लस कास पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 और कास पाई की वैल्यू -1। अपान में देखो z की जगह रखना है 1, तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 आ गया, तो फाइनली ये 1 आ गया। फिर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 2, सेम वैसे ही ये भी सिंपल पोल है। तो z टेंडिंग टू 2, z माइनस 2 इंटू एफ जेड की वैल्यू ये रखा। उसके बाद इस बार ये z माइनस 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। फिर z की जगह 2 रख लिया, तो 2 का स्क्वायर 4, सो साइन 4 पाई प्लस कास 4 पाई। साइन 4 पाई का मतलब साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कास 4 पाई का मतलब कास 0, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। सो 1 अपान 2 माइनस 1, जेड की जगह 2 रखना है, तो 2 माइनस 1 का मतलब 1, 1 अपान 1, 1 आ गया। तो ये भी 1 आ गया, ये भी आ गया 1, दोनों का सम निकालना होगा। सो बाई काची रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स लाइज इनसाइड सी। तो सी के अंदर दोनों पोल लाइज कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को हम सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू 2 पाई आई, और पहले की रेसिड्यू 1 आई है, दूसरे पोल पर रेसिड्यू 1 आई है। सो 1 प्लस 1 का मतलब 4 पाई आई हो गया। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड की वैल्यू रख लीजिए। एफ जेड ये पूरा चल रहा था, तो एफ जेड डी जेड, तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड मतलब साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 डी जेड की वैल्यू 4 पाई आई आ गया। इस तरीके हम लोग काची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके इस इंटीग्रल को इवेल्यूट करें। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए सेशनल के, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट, फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से ज़रूर आपको कुछ क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में मिलेंगे, है ना। तो ये पेपर बिल्कुल आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक, थैंक यू।